नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लाइव आने वाले थे लेकिन किसी टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण आज हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं। ये वीडियो आपको मिल रहा है, जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एक एक चीज़ हम माइन्यूट से माइन्यूट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। नवीन औद्योगिक विकास नीति, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है 1 नवंबर 2024 से, और ये जो नीति है ये चलने वाली है, आप याद रखेंगे, 31 मार्च 2030 तक, यानी 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक ये नीति चलने वाली है। और जो नरेंद्र मोदी सरकार का विजन है 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, उसी अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2024 पर यह नीति कार्य कर रही है। देखिए, इसका जो मोटो है वो ये है कि समग्र औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सृजन करना और अग्रणी औद्योगिक राज्य की परिकल्पना। हम हमेशा देखते हैं कि इकोनॉमी हमेशा 3 सेक्टर की बात करते हैं। एक कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, उद्योग क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, और सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में हम अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है यानी औद्योगिक क्षेत्र, उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये इस विजन को साकार करने के लिए ऑल अराउंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करती है, यानी समग्र औद्योगिक विकास की बात करती है। इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को आप देखेंगे। एक बी स्पोक पैकेज लाया गया है। अब ये बी स्पोक का मतलब क्या होता है आप समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश बी स्पोक मतलब ब्रिटिश टेलरिंग मेथड। ब्रिटिश टेलरिंग मेथड में ये होता था कि जिस भी प्रकार के सूट चाहिए होते थे, कस्टम मेड सूट बनाए जाते थे, यानी जिसकी जैसी मांग उस प्रकार से उसको फुलफिल किया जाता था। उसी आधार पर यह काम करेगा बी स्पोक पैकेज, जहां 1000 से ज्यादा स्थानीय रोजगार सृजन करने की बात की गई है। और पहली बार जो राज्य के हमारे मूल निवासी हैं, जिनके पास राज्य का निवास प्रमाण पत्र है, उनके लिए पर व्यक्ति 15,000 रुपए की प्रशिक्षण राशि का, यहां पर स्टाइपेंड राशि से हम कह रहे हैं, उसका प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कुशल रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, यानी जिसमें स्किल चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं तो आज हम सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यहां कौशल की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है। तो ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसका मतलब यह होता है कि रिटायरमेंट के बाद में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए, एक वित्तीय क्षमता स्थापित करने के लिए, एक व्यक्ति यदि एक संस्थान में काम कर रहा है तो जो संस्थान है और जो सरकार है दोनों मिलकर के उसकी सैलरी की एक निश्चित राशि जमा करती हैं, जिसको ईपीएफ कहा जाता है। तो 5 वर्ष तक 75% की ईपीएफ प्रतिपूर्ति करने की बात की है, जिसकी अधिकतम राशि 1 करोड़ तक के होने वाली है। आप देखेंगे कि जो निशक्त जन है, जिन्हें दिव्यांग कहा गया है, उनके लिए, उनको यदि आप स्थायी नौकरी देते हैं, यदि कोई भी उद्योग उनको स्थायी नौकरी देता है, तो उसके शुद्ध वेतन का 40% अनुदान सरकार यहां पर देने वाली है। साथ ही साथ प्रथम जो प्रति कर्मचारी है, अधिकतम 5 लाख वार्षिक तक देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ एक रोजगार मूलक नीति आई है, जिसे हम उद्यम क्रांति योजना कह रहे हैं। यहां से प्रश्न बन सकता है, आप लोग याद रखेंगे, उद्यम क्रांति योजना के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहने का मतलब स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगामी 5 वर्ष में 5 लाख तक के रोजगार का यहां पर टारगेट रखा गया है। साथ ही साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो सेवानिवृत्त अग्निवीर है, जो अग्निवीर योजना है, आप देख रहे होंगे कि अग्निवीर योजना में जल्दी रिटायरमेंट हो जाती है। और वैसे ही जो अब आज जो छत्तीसगढ़ सरकार है, वो केंद्र सरकार के निर्देशन में नक्सलियों के ऊपर बिल्कुल नो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है। यानी या तो आप हथियार छोड़िए, आत्मसमर्पण करिए, और हम आपको पिछले बार से 10% ज़्यादा अनुदान देंगे। कहने का मतलब देखिए, अग्निवीर सैनिकों को और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बराबर अनुदान सरकार यहाँ पर देने का प्रयास कर रही है, ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ पाएं। पहली बार एमएसएमई तथा वृहद उद्यमों के लिए पृथक पृथक पैकेज रखा गया है। अब ये एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे, जिस भी निवेश में 1 करोड़ तक का निवेश किया गया है, जिस भी प्रोजेक्ट में, वो माइक्रो इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। जिस भी प्रोजेक्ट में 10 करोड़ तक का निवेश किया गया है, वो आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। और जिसमें भी 50 करोड़ तक का निवेश किया गया है, वो मीडियम इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। तो यहां पर देखेंगे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, और इसका सीधा सीधा आप 5 गुना करेंगे यानी 5 करोड़, इसका 5 गुना करेंगे यानी 50 करोड़, और इसका 5 गुना करेंगे यानी 250 करोड़। तो ये इनका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, यानी वार्षिक, जो वर्ष में हम देखते हैं वो जो टर्नओवर होना चाहिए, इसका 5 गुना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ एनुअल टर्नओवर, तो माइक्रो इंडस्ट्री कहलाएगी।
10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ एनुअल टर्नओवर तो वो स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएगी, और 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ एनुअल टर्नओवर तो ये कहलाएगी आपकी मीडियम इंडस्ट्रीज। तो ये एमएसएमई को, और जो इसके बाद जिसका इन्वेस्टमेंट होगा या जिससे ज़्यादा जिसका टर्नओवर होगा उसको बड़े उद्योग यानी वृहद उद्योग कहा गया है। प्रथम बार एमएसएमई के लिए सेवा उद्यम यानी सर्विस सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, और बड़े जो उद्योग हैं उनके लिए जो सर्विस सेक्टर है, यानी छोटा सर्विस सेक्टर और बड़ा सर्विस सेक्टर। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यदि हम आज एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या हम अर्पा एजुकेशन के नाम से हम अपना एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, तो ये छोटा सेवा सेक्टर हो गया जिसको हम एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और यदि बड़ा सर्विस सेक्टर है जैसे कोई आईटी इंडस्ट्री है तो वो वृहद सेवा उद्यम के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, राज्य की आवश्यकता के अनुसार, यानी हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ राज्य एक कृषि बहुल राज्य है, यानी हमारे पास रॉ मटेरियल्स की कमी नहीं है। रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्रीज में कैसे डाला जाए, यानी राज्य की विशेषता एवं आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट उत्पाद हेतु पृथक से पैकेज रखा गया है। अब ये स्पेशल प्रोडक्ट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स को विशेष उत्पाद यानी स्पेशल सेक्टर में डाला है। जैसे यदि मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, जिसको हम मेडिसिन इंडस्ट्री भी कहते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट यानी कृषि आधारित उत्पाद यदि आप देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम गन्ने से शक्कर बनाने का काम करते हैं, और साथ ही आज जो छत्तीसगढ़ सी मार्ट योजना चल रही है उसके अंतर्गत जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ से जो कृषि उत्पाद होते हैं उसमें से हर्बल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसको सर्विस सेक्टर के अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत कवर की गई हैं। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया गया है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई, ये सारे इसमें आते हैं आपके विशिष्ट उत्पाद में यानी स्पेशल प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। और इसमें यदि कोई अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करता है तो उसको अलग से प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसके लिए पृथक से एक पैकेज बनाया गया है। साथ ही साथ इस सेक्टर में आप देखेंगे 200 करोड़ से यदि कोई अधिक निवेश करता है तो उसको एंकर उद्यम कहा जाएगा। एंकर उद्यम तो यानी 200 करोड़ से जो सेवा सेक्टर के अंदर, सेवा क्षेत्र के अंदर विशिष्ट उत्पाद क्षेत्र में यानी स्पेशल प्रोडक्ट में, यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर यदि वो निवेश कर रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यदि वो निवेश कर रहा है तो उसको एंकर उद्यम कहा जाएगा, और उनको 5% का अधिक अनुदान दिया जाएगा। बाकी जितने उद्यमों को दिया जा रहा है उससे 5% का अधिक अनुदान दिया जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर उद्यम आकांक्षा लिखा हुआ है। उद्यम आकांक्षा, ये उद्यम आकांक्षा क्या होता है? देखिए, एक आपने सुना होगा, यदि नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको बता दूं, उद्यम आधार। ये उद्यम आधार सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसके अंदर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का पोर्टल है उद्यम आकांक्षा, जिसके अंदर आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत करा देते हैं। पहले इसकी अवधि 2 वर्ष हुआ करती थी, अब इसे बढ़ा करके 5 वर्ष किया गया है। और साथ ही साथ इन सब चीज़ों में प्रभावशील क्रियान्वयन के लिए यानी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए, प्रभावी इंप्लीमेंटेशन के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति यानी मंत्रिमंडलीय यानी मिनिस्टेरियल सब कमेटी यहां पर बनाई गई है। भारत सरकार की जो एमएसएमई परिभाषा है, जिसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसके अनुसार उद्यम श्रेणियों का अलग अलग निर्धारण किया गया है। और जो पिछड़े विकास खंड हैं, यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर 146 विकास खंड हैं। तो आप देखेंगे कि इनको 3 भागों में बांटा गया है। समूह 1 में 10 विकास खंड हैं, समूह 2 में 61 विकास खंड है और समूह 3 में 75 विकास खंड। यदि आप तीनों को मिलाते हैं तो 146 विकास खंड हमारे यहाँ पर आएंगे। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लेकर के आज तक विकास खंडों की संख्या वही है, क्योंकि इसका निर्धारण सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो 146 विकास खंड है, इनको 3 समूहों में बांटा गया है। इसमें से भी बहुत ज़्यादा जो पिछड़े हुए विकास खंड हैं, जिनको हम आदिवासी या जनजातीय विकास खंड कहते हैं, 85 यानी 85, इनमें अतिरिक्त रूप से निवेश प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाने वाला है। अगली यदि हम बात करें तो नवीन औद्योगिक विकास नीति के अंदर आप देखें ST/SC के प्रोत्साहन के लिए विकास खंडवार, जैसे मैंने आपको बताया कि 85 विकास खंड को जनजातीय विकास खंड कहा जाता है, तो यहाँ अलग से विकास खंडवार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान। स्थायी पूंजी का मतलब होता है, मान लीजिए एक जनजातीय वर्ग का व्यक्ति है, वो एक इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो वो इंडस्ट्री के लिए फॉर एग्जाम्पल पहले एक जमीन खरीदेगा, वहाँ एक पूरा सेटअप बनाएगा, तो उस सेटअप को बनाने में जितना खर्च आएगा उसको कहते हैं स्थायी पूंजी, क्योंकि उसकी पूंजी स्थायी रूप से वहाँ पर लग गई। इसमें 35 से लेकर के 45% तक का अनुदान है। उसके लिए भी जो सरकार जो कर्ज दे रही है उस पर जो ब्याज लगेगा उस ब्याज पर भी अनुदान दिया गया है, यानी 45 से 55% तक यहाँ पर ब्याज के लिए अनुदान दिया गया है। साथ ही साथ विद्युत शुल्क छूट दी गई है। यदि कोई जमीन वो लीज पर ले रहा है या किराए पर ले रहा है या खरीद रहा है तो उसको भू प्रीमियम में छूट मिलेगी, भूखंड के आरक्षण में उसको यहाँ पर लीज मिलने वाली है, छूट मिलने वाली। ये सारे अनुदान ST/SC वर्ग के लिए किए गए हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो स्टार्टअप सेक्टर है, स्टार्टअप सेक्टर, वहाँ पर 2 फंडों की बात की गई है। एक है कॉर्पस फंड
और दूसरा है क्रेडिट रिस्क फंड। इसको मैं आपको समझाता हूँ। कॉर्पस फंड का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक कंपनी संचालित हो रही है, उसके डे टू डे खर्चे हैं यानी दैनिक खर्चे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सिंपल सी बात करें, एक शक्कर बनाने वाली इंडस्ट्री है तो उसको हर दिन गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी रॉ मटेरियल के रूप में। हर दिन उसके जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको उसको वेतन देना है, हर दिन उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी और तमाम तरह की चीज़ें ये डे टू डे जो एक्सपेंसेस उसके अंदर में आती हैं। लेकिन जो कॉर्पस फंड है ये अलग से फंड बनाया गया है। कॉर्पस फंड को डे टू डे यूज नहीं किया जाएगा। कॉर्पस फंड उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए रहेगा कि मान लीजिए वो कंपनी लॉस में भी चली जाती है तो उसको वापस से रिवाइव करने के लिए एक कॉर्पस फंड बनाया गया है। ये कॉर्पस फंड को डे टू डे यूज नहीं किया जाएगा, इसको इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि वो पैसा जो कॉर्पस फंड है वो आगे और बढ़े। और क्रेडिट रिस्क फंड वो होता है, जैसे मैं शेयर मार्केट की बात करता हूं तो शेयर मार्केट में कुछ शेयर्स होते हैं जिसपे आप यदि इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा हाई रिटर्न की संभावना रहती है लेकिन उतना ही रिस्क रहता है। तो ये क्रेडिट रिस्क फंड अलग से बनाया गया है। दोनों की राशि 50-50 करोड़ रुपए यहां पर रखी गई है। तो आप दोनों चीजों को याद रखेंगे, कॉर्पस फंड और क्रेडिट रिस्क फंड। यहां पर एक चीज लिखी हुई है सीड फंडिंग। ये जो 5 लाख रुपए यानी छोटा यदि कोई एमएसएमई डेवलप हो रहा है तो उसको सीड फंडिंग की जाएगी। किस चीज के लिए कि सीड मतलब बीज होता है, बीज से ही पौधा बनता है। तो जब बिजनेस की शुरुआत होती है उसके लिए सीड फंडिंग 5 लाख रुपए की जाएगी। उसके संचालन के लिए बाद में 3 लाख रुपए दिया जाएगा और निरंतर संचालन के लिए 3 लाख रुपए और दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ गैर वित्तीय सुविधाओं में, यानी एक तो सीधा पैसा मिल रहा है उसको वित्तीय सुविधाएं बोलेंगे, गैर वित्तीय सुविधाओं में जो श्रम कानून है, जो हमारे यहाँ लेबर लॉज है, उसमें खुद से स्व प्रमाणन हो सकता है। निवेशकों हेतु प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। और जैसे हम बात करते हैं कि आईटीआई, जैसे बिलासपुर में कोनी में एशिया का सबसे पुराना आईटीआई है, कि वहां से जो अलग अलग ट्रेड के लोग हैं उसको यदि आप इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं तो वहां से सीधा समन्वय होगा। यानी इसको आप प्लेसमेंट के रूप में देख सकते हैं कि सीधा कंपनीज जो है वहां से प्लेसमेंट उठा सकती हैं। अगली यदि मैं बात करूं तो एमएसएमई उद्यमों के समान एवं थ्रस्ट सेक्टर, तो 2 भागों में बांटा गया है, एक सामान्य सेक्टर और दूसरा थ्रस्ट सेक्टर। इसमें जो नेट जीएसटी प्रतिपूर्ति है, अब ये जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यदि मैं इसके सामने एस लगा दूं तो स्टेट जीएसटी बन जाता है। यानी छत्तीसगढ़ में यदि कोई व्यक्ति सेवा क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसकी जो भी लागत होगी गुड्स एंड सर्विसेज में, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था शक्कर इंडस्ट्री का, तो शक्कर इंडस्ट्री के अंदर, शुगर इंडस्ट्री के अंदर जो सामान खरीदा जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका गन्ना जो खरीदा जाएगा रॉ मटेरियल में वो गुड्स कहलाएगा। और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज और बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की सर्विसेज हैं वो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएंगी। तो ये जो जीएसटी है इसमें नेट जीएसटी प्रतिपूर्ति का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा 10 लाख का बिजनेस है, 10 लाख के बिजनेस में यदि मुझे 18% का जीएसटी लगता है तो 1,80,000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे, 1,80,000। लेकिन जब मैंने खरीदी की रॉ मटेरियल की तभी मैं 80,000 रुपए पटा चुका हूं पहले। अब जब मैं पहले ही 80,000 रुपए पटा चुका हूं तो अब मुझे मात्र 1 लाख रुपए पटाना पड़ेगा। तो ये जो 80,000 रुपए है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। यानी जो पूरा जीएसटी है, ग्रॉस जीएसटी, उसमें से कट जाता है। तो जब ग्रॉस से, सकल से आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट कट जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं नेट जीएसटी कहते हैं। तो नेट जीएसटी प्रतिपूर्ति 5 से 10 वर्ष तक की जा रही है। स्थायी पूंजी जैसा मैंने आपको बताया उसमें 30 से 45% तक का अनुदान दिया जा रहा है और साथ ही साथ ब्याज अनुदान जो है, विद्युत शुल्क छूट जो है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत दी जा रही हैं। ठीक है। अगली यदि हम बात करें एमएसएमई के अलावा सेवा श्रेणी के एमएसएमई उद्यम, तो आप देखेंगे एमएसएमई में यदि हम सामान्य और थ्रस्ट सेक्टर की बात करें तो उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है, सेवा क्षेत्र का नंबर आता है। तो इसमें जो नेट जीएसटी प्रतिपूर्ति है ये 10 वर्ष तक की गई है। स्थायी पूंजी जो निवेश अनुदान है ये 35 से 45% तक रखा गया है और विद्युत शुल्क जो छूट है वो 6 से 10 वर्ष तक के लिए रखी गई है। अब हम सारे क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बाद, तो हम सभी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर। साथ ही सेवा क्षेत्र के जो वृहद उद्यम है इनके लिए भी यही व्यवस्था की गई है। 10 वर्ष तक की प्रतिपूर्ति की गई है नेट जीएसटी की और स्थायी पूंजी निवेश जो है वो 30% तक का दिया गया है यहाँ पर। अंतिम यदि हम लोग बात करें तो वृहद उद्यमों में भी थ्रस्ट सेक्टर, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, एमएसएमई को अलग किया गया है और वृहद उद्यम क्षेत्र को अलग किया गया है। तो एमएसएमई के अंदर जो व्यवस्था है वो अलग तरीके से चलेगी और वृहद उद्यम के अंदर जो व्यवस्था है वो अलग तरीके से चलेगी। इसलिए वहां आपको नेट जीएसटी प्रतिपूर्ति अलग दिखाई देगा, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अलग दिखाई देगा और ये सारी चीजें सामान्य सेक्टर हेतु अलग और थ्रस्ट सेक्टर हेतु आपको अलग यहाँ पर दिखाई देने वाली है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एमएसएमई सेक्टर से बनेंगे, तो उस डेटा पर आप यहाँ पर फोकस
फोकस करने का प्रयास करेंगे। फिर जैसे मैंने आपको बताया विशिष्ट उत्पाद या स्पेशल क्षेत्र के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गए, टेक्सटाइल उद्योग हो गए, रोबोटिक्स उद्योग हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई, ये स्पेशल प्रोडक्ट सेक्टर यानी विशिष्ट उत्पाद के अंतर्गत आएंगी। और इसमें यदि कोई निवेश करता है तो उसको न सिर्फ 5 वर्ष, न सिर्फ 10 वर्ष, बल्कि 12 वर्ष तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसमें ये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है और स्थायी पूंजी निवेश पर 30 से 50% तक का अनुदान दिया जाएगा, जो 50 से लेकर के 450 करोड़ तक के हो सकता है। अब हम अंतिम बात करते हैं, यहाँ पर लॉजिस्टिक्स सेक्टर की हम लोग बात करते हैं। तो यदि हम लोग लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात करें तो लॉजिस्टिक्स का मतलब है जो साधन लगने वाले हैं। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर जो प्रतिपूर्ति रखी गई है वो अलग तरीके से रखी गई है, सिंपल तरीके से 5 से 9 वर्ष तक के, और स्थायी पूंजी निवेश अनुदान 35 से लेकर के 55% तक रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है, परिवहन में यानी ट्रांसपोर्टेशन में भी अनुदान देने का प्रयास किया गया है। कोर सेक्टर, अब यदि मैं कोर सेक्टर की बात करूं तो जब भी कोर सेक्टर दिमाग में आता है तो आप याद रखेंगे सीसीसी फ्रेंड्स, सीसीसी फ्रेंड्स यानी सीमेंट, क्रूड ऑयल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, कोल मतलब कोयला, एफ मतलब फर्टिलाइजर, आर मतलब रिफाइनरी, ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एन मतलब नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस, और अंतिम में जो यहां पर आपको एस दिखाई दे रहा है वो है स्टील इंडस्ट्री। आप सभी जानते हैं कि जो भिलाई स्टील प्लांट है वो रेलवे को पूरे भारत में सबसे ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करने का काम करता है, और इसलिए यहाँ पर जो स्टील इंडस्ट्री है इसको अलग किया गया है और नॉन स्टील इंडस्ट्री को अलग किया गया है। तो पहली बार कोर सेक्टर को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आपका स्टील कोर सेक्टर और दूसरा गैर स्टील कोर सेक्टर। तो स्टील सेक्टर ये हो गया और बाकी जितने सारे हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये गैर स्टील कोर सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। ये स्टील की इंपॉर्टेंस को देख करके रखा गया है। अब यदि हम लोग बात करें कि सर थ्रस्ट सेक्टर हम लोग किसको बोलेंगे, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो स्पेशल प्रोडक्ट है उसी को हम लोग थ्रस्ट सेक्टर बोल रहे हैं। तो जो स्पेशल विशिष्ट उत्पाद सेक्टर है उसी को हम लोग थ्रस्ट सेक्टर बोल रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, डिफेंस सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, ये सारी चीजें आपके थर्स्ट सेक्टर के अंदर आएंगी। यानी सीधा सीधा आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ विशिष्ट उत्पाद क्षेत्र याद रखना है। कृषि, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, रोबोटिक्स इंडस्ट्री, ये सारी थ्रस्ट सेक्टर के अंदर आएंगी। और बाकी जो लॉजिस्टिक सेवा है, रिसर्च सेवा है, पर्यटन बिजनेस सेवा है, पर्यावरण रक्षण, ये सब आपकी एमएसएमई सेवा श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ से भी हम अभी प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए अब हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से प्रश्नावली की शुरुआत हो रही है, तो आप लोग साथ ही साथ देखते जाएंगे, क्योंकि यदि ये लाइव सेशन रहता तो मैं आप लोगों से सीधा सीधा पूछता, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है इसलिए आप लोग आंसर देते जाएंगे, मैं भी आपको आंसर बताते जाऊंगा। देखिए, नवीन औद्योगिक नीति जो 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ हो रही है, कब तक चलेगी, यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कब तक चलेगी। तो याद रखेंगे, आपको मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था 31 मार्च 2030 तक, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग 31 मार्च 2030 तक। कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि सर 2024 से प्रारंभ हो रही है तो 2029 तक चलेगी, 5 साल के लिए नहीं, ये 5 साल से भी ज्यादा चलेगी, यानी 31 मार्च 2030 तक चलने वाली है। अगला, छत्तीसगढ़ नवीन औद्योगिक विकास नीति का मोटो क्या है, यहां पर आप देखेंगे तो इसका जो मोटो है वो ये है कि अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047, यानी 2047 को विकसित भारत बनेगा, साथ ही साथ विकसित छत्तीसगढ़ भी बनेगा। तो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो प्रश्न आ रहा है, मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया था कि ब्रिटिश टेलरिंग यानी इंडस्ट्री के हिसाब से, राज्य के हिसाब से पैकेज दिया गया है। यहाँ पहली बार 1000 से ज़्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी जो छत्तीसगढ़ के निवासी उनको रोजगार मिलेगा। इसके लिए बी स्पोक पैकेज लाया गया है। अगली बात यहाँ पर करते हैं कि छत्तीसगढ़ नवीन औद्योगिक विकास नीति के अंदर स्वरोजगार मूलक कौन सी योजना है, तो एकदम सिंपल है, उद्यम क्रांति योजना। याद रखेंगे, स्वरोजगार के लिए उद्यम क्रांति योजना। अगली बात मैं यहां पर करूं, छत्तीसगढ़ नवीन औद्योगिक विकास नीति में आगामी 5 वर्षों में कितने रोजगार का लक्ष्य रखा गया है, कितने रोजगार का लक्ष्य रखा गया है, तो 5 वर्षों में 5 लाख, 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। अब देखते हैं कितना सरकार अपना टारगेट पूरा कर पाती है। फिर मैंने बताया था अग्निवीर सैनिकों को और आत्मसमर्पित नक्सलियों को पिछले बार से 10% ज्यादा अनुदान दिया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10%, यानी 10%।
अगली बात करते हैं कि विशिष्ट उत्पाद, जो मैंने आपको विशिष्ट उत्पाद सेक्टर बताया जिसको थ्रस्ट सेक्टर भी हम लोग बोल रहे हैं, तो उसमें 200 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले प्रथम 5 एंकर उद्यमों को कितने प्रतिशत अनुदान की पहल की गई है? तो 5% इनको अलग से अनुदान मिलने वाला है, जो 5 कोर सेक्टर हमारे रहने वाले हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति में उद्यम आकांक्षा, मैंने बताया था आपको जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का उद्यम आधार है, वैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की उद्यम आकांक्षा है। तो इसकी अवधि जो है वो 2 वर्ष से बढ़ा करके 5 वर्ष तक कर दी गई है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक। अगली बात, छत्तीसगढ़ नवीन औद्योगिक विकास नीति के तहत राज्य के विकास खंडों को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है? तो मैंने आपको बताया था टोटल 146 विकास खंड हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 विकास खंडों में बांटा गया है। तो कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है विकास खंडों को? तो 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इससे बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति के तहत समूह 1 और समूह 2 के विकास खंडों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में क्रमशः कितने प्रतिशत भूखंडों को ST/SC वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है? तो याद रखेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज मत हो। देखिए, समूह 1 और समूह 2 दोनों के लिए बेटा 25% है और जो समूह 3 है उसके लिए 50% है। तो यहाँ याद रखेंगे, यहाँ समूह 3 की बात हो ही नहीं रही है, समूह 1 और 2 दोनों की बात हो रही है और दोनों के लिए 25% है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो 1 और 2 दोनों के लिए 25% और 3 के लिए कितना है? 50%। ठीक। अगला देखेंगे कॉर्पस फंड। कॉर्पस फंड मैंने आपको बताया था जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वित्तीय सक्षमता प्रोवाइड करता है, इसके लिए 50 करोड़ की राशि रखी गई है। और सेम टू सेम यहाँ पर यदि हम बात करें क्रेडिट रिस्क फंड की, इसके लिए भी 50 करोड़ की राशि रखी गई है। तो दोनों में 50 करोड़, क्रेडिट रिस्क फंड और कॉर्पस फंड। नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत MSME उद्यमों के समान एवं थ्रस्ट सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए नेट GST प्रतिपूर्ति, मैंने आपको बताया था नेट GST क्या होती है? 5 से 10 वर्ष तक का। इसका आंसर क्या होगा? 5 से 10 वर्ष तक रखी गई है। इसके बाद इस स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के लिए, जो सीधा पूंजी निवेश अनुदान कर रहे हैं, उसमें कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? तो 30 से 45%। याद रखेंगे, ये MSME की बात हो रही है यहाँ पर, और MSME के सामान्य और थ्रस्ट सेक्टर दोनों की बात हो रही है। 30 से 45% इसका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ नवीन औद्योगिक विकास नीति के तहत सामान्य एवं थ्रस्ट सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए विद्युत शुल्क कितने वर्ष तक जारी रहेगा? तो विद्युत शुल्क आपको जारी रखना है सेम टू सेम। देखिए, जितना आपका यहाँ पर नेट GST प्रतिपूर्ति सेम टू सेम उतना ही विद्युत शुल्क में रखा गया है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक। अगला हम लोग देखते हैं कि सेवा श्रेणी, MSME की हम थ्रस्ट सेक्टर की बात कर लिए, सामान्य सेक्टर की बात कर लिए, सेवा श्रेणी यानी सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो इसमें नेट GST प्रतिपूर्ति 5 वर्ष ना होकर के 10 वर्ष है। वहां 5 वर्ष और यहाँ कितना है? 10 वर्ष। वहां 5 से 10 वर्ष, यहाँ सीधा सीधा 10 वर्ष आप लोग देखेंगे। स्थायी पूंजी निवेश अनुदान वहां पर आपने देखा 30 से 45%, यहाँ होगा 35 से 45%। तो 5% यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ विद्युत शुल्क छूट वहां पर 5 से 10 वर्ष दिखाई दे रही थी, यहाँ आपको 6 से 10 वर्ष दिखाई देगी सेवा क्षेत्र के अंदर। अब देखिए, छत्तीसगढ़ नवीन औद्योगिक नीति में कोर सेक्टरों को मैंने आपको बताया था कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तो स्टील सेक्टर हो गया और दूसरा गैर स्टील सेक्टर यानी नॉन स्टील सेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब हमारे अंतिम प्रश्न आ रहे हैं, अंतिम 2 प्रश्न ध्यान से देखेंगे। छत्तीसगढ़ नीति के अंतर्गत किन्हें थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया गया है? तो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल, कृषि, ऑटोमोबाइल, IT सेक्टर और डिफेंस सेक्टर मैंने आपको बताया था, टेक्सटाइल सेक्टर और कृषि आधारित उद्योगों में वनोपज आधारित उद्योग भी आएंगे क्योंकि ये भी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। साथ ही सेवा श्रेणी में किसको रखा गया है? तो लॉजिस्टिक और IT सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके साथ में रिसर्च आएगी। सिर्फ इंजीनियरिंग होगा तो आप देखेंगे सिर्फ इंजीनियरिंग होगा तो किसके अंतर्गत आएगा? आपका थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत आएगा। और इंजीनियरिंग के साथ में आपकी रिसर्च जुड़ जाएगी तो वो किसके अंतर्गत आएगा? यहाँ पर सेवा श्रेणी के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ पर्यटन और मनोरंजन और बिजनेस और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आशा है आपको नवीन औद्योगिक विकास नीति का ये शॉर्ट एंड स्वीट सेशन पसंद आया होगा। जुड़े रहिए अरपा एजुकेशन बिलासपुर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।